Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is your physics teacher Professor Mohammad Imran Sorwardi. Students, आज हम नेशनल एमडी कैट का FLP 3 करने जा रहे हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू द व्हाइट बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141. इन द मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय. देखें एक बात याद रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन. सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है जिसकी वजह से जो सैटेलाइट्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड देयर स्पेसिफिक ओरिजिन्स और इन देयर ऑर्बिट्स, that is always provided by the gravity or the gravitational pull. तो मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो वो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ और मून के दरमियान, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो रिवॉल्व कर रहा है. तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 141 का, दैट इज अल्फा. सो क्वेश्चन नंबर 141, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बेस्ड. इट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन द केस ऑफ द रिवॉल्विंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एंटी टेस्ट में बार बार रिपीट होता है लेकिन उतना ही ज्यादा आसान सवाल. क्वेश्चन नंबर 142, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम इसको बहुत दफा कर चुके हैं. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड चूंकि एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो जब इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा तो आंसर हमारे पास हमेशा 1 या यूनिटी ही होगा. इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 142 वाज another very simple question. The product, the answer was delta, that was 1. The product of frequency and time period is always equal to 1 because they are inverse of one another. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 143, एक और बहुत ही आसान सवाल. इन डॉपलर इफेक्ट इफ लिसनर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स. जब भी सोर्स स्टेशनरी हो और लिसनर यानी ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज करेगी. फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज करेगी. तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर कौन सा हो गया, अल्फा. क्योंकि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, इसको अपेरेंट भी कह सकते हैं, ऑब्जर्व भी कह सकते हैं. इट मस्ट बी ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. अभी तक कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 144, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ अनदर जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन. हमारे सिलेबस का हम सब अच्छी तरह से जानते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस की सबसे फेमस एग्जांपल है दैट इज बर्स्टिंग ऑफ द टायर. ये एक्सप्लोजन है, तो इसका मतलब चार्ली ऑप्शन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही होगी. क्वेश्चन नंबर 144, इट वाज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के हवाले से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू इट्स हाइट. ये हमारी बुक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है. वो कौन सा एंगल है जिस पर हाइट और रेंज इक्वल हो जाते हैं. तो हम अच्छी तरह से जानते हैं 76 डिग्री वो एंगल है जिस पर रेंज और हाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं. सो इट मींस 145 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 146, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज नोन एज या इज इक्वल टू. तो हम सब जानते हैं रेट ऑफ change of linear momentum that is always equal to the applied force. इसका मतलब 146 was again a very simple question. आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 147, which one is a unit of power. हमें 3 ऑप्शन दी गई हैं. पहली ऑप्शन हॉर्स पावर, ऑब्वियसली हॉर्स पावर तो पावर का यूनिट है. बीटा वॉट, वॉट पावर का यूनिट है. चार्ली यूनिट्स ऑफ सोलर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ एरिया और डेल्टा ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज. अब ऑल ऑफ दीज का आंसर कैसे है, आइए देखते हैं. सोलर कांस्टेंट का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. तो जब प्रोडक्ट लूंगा ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल वॉट. इसका मतलब दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अगेन द पावर. बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी, दैट इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज. तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है डेल्टा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 148. अ मशीन विच इज 60% efficient, it raises a 6 kilogram body through a certain distance and spends 200 joule of energy.
स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आमतौर पे ये होता है कि अगर किसी बॉडी को मैं ग्रेविटी में किसी खास हाइट तक ले जाता हूँ और सपोज करें मुझे हाइट नहीं दी होती, लेकिन ये कहा जाता है कि मैंने उस पर 200 जूल का वर्क किया, तो आमतौर पे मेरा सारा का सारा किया हुआ वर्क इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर उसको मैं छोड़ दूंगा और वापस आएगा तो वही सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में और एज अ काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो जाएगी। इन तमाम केसेस में हम आइडियल बात करें जब एयर फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा कीवर्ड इस सवाल का क्या है? इस सवाल का कीवर्ड है 60% एफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि मैं जितना भी काम करूंगा सिर्फ मेरी एनर्जी का 60% ही कन्वर्ट होगा यूजफुल वर्क में, बाकी सारा का सारा जाया हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बाकी एयर फ्रिक्शन या वट एवर जो भी इसमें इश्यूज हैं, तो इसका मतलब ये होगा मैं पोटेंशियल एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे हासिल होगी, इट इज ओनली द 60% ऑफ द वर्क डन बाय मी, दैट इज 200 जूल। तो 60% 60 बाय 100, ये 20 कैंसिल आउट हो गए और 62 आर 120 जूल। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 148 का हमारे पास आंसर क्या आ गया? डेल्टा 120 जूल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। A particle of mass m moves with constant angular speed along a circular path of radius r under the action of a force F. Its angular speed is, तो एंगुलर स्पीड और सेंट्रीपिटल फोर्स और मास और रेडियस के हमें रिलेशन जहां पे चार दिए गए हैं, आइए देखते हैं। आंसर हमारे पास डेल्टा होगा √f/mr। ये कैसे आया? देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखा जा सकता है mr ओमेगा स्क्वायर। अब इस ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर स्पीड। मुझे इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे डिराइव करना है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट कर दूंगा, एफ सी ऐसी रहेगा, एम आर आके डिवाइड हो जाएगा। चूंकि स्क्वायर को मुझे खत्म करना है, दोनों साइड का अंडर रूट लूंगा, तो स्क्वायर रूट के बाद मेरे पास एफ सी ओवर एम आर, एफ सी को मैं सिंपल एफ पी लिख सकता हूं, तो फिर बेस्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सी होगी? डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर डेल्टा है। इट वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 150। द लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें आर्क लेंथ निकालनी है जिसको एस कहते हैं, ट्रावर्स्ड बाय मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब ये रेडियस बन जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो मिनट्स हैंड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर, वो जो सर्कल कंप्लीट करेगी वो उसका रेडियस कहलाएगा। और हमें ये कहा गया आफ्टर 15 मिनट्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 150 में देखूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? दैट इज π/200 मीटर। अब ये कैसे आता है, आइए देखते हैं। हमारे पास रेडियस हमें दिया गया, इट वाज 1 सेंटीमीटर, और 15 मिनट्स में स्टूडेंट्स 15, अगर मैं यहां पर एक वॉच ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स में कुछ इस तरह से एंगल बनता है, और ये एंगल कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, या मैं इसको सिंपली π/2 भी लिख सकता हूं। व्हाट आई विल डू, थीटा का फॉर्मूला आर्क लेंथ ओवर रेडियस, मुझे चूंकि आर्क लेंथ चाहिए तो आर्क लेंथ को मैं सेपरेट कर लूंगा। आर्क लेंथ मेरे पास आ जाएगी थीटा इंटू आर, थीटा π/2 है, आर 1 सेंटीमीटर है, सेंटी को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो दैट इज इक्वल टू 100 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं पाई इंटू 1 पाई और 2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू π/200। आर्क लेंथ का हमारे पास आंसर आ गया π/200। इस क्वेश्चन का हमारे पास जो जवाब होगा दैट इज इक्वल टू बीटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। 2 चार्जेस ऑफ 1 nanocoulomb and 4 nanocoulomb are placed half meter apart. The ratio of the coulomb forces experienced by the 2 charges from each other. देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हमारा ये पक्का कॉन्सेप्ट है कि जितनी फोर्स जो है एक छोटा चार्ज बड़े पे लगाता है, उतना ही फोर्स बड़ा छोटे पे लगा रहा होता है। और हम सब जानते हैं कि फिर जो F12 है उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा F21 के इक्वल होती है। इसका मतलब जब भी रेशियो ली जाएगी दोनों फोर्सेस की, इट कम्स आउट टू बी 1:1। तो क्वेश्चन नंबर 151 हमारा बेसिक क्वेश्चन था, कूलॉम्स लॉ से इसका आंसर हो गया अल्फा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। एन इलेक्ट्रिक सेल डज 5 जूल ऑफ वर्क आपको दिया गया in carrying 5 coulomb of charge to move it from one electrode to another electrode inside the cell। इसका मतलब inside the cell है तो ये EMF होगा। The electromotive force of the cell is, तो इस पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको वर्क दिया गया है
आपको चार्ज दिया गया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो मालूम करना है, जो कि यहाँ पे ईएमएफ के इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर चार्ज, तो वर्क भी 5 जूल, चार्ज 5 कूलॉम, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जवाब कह देगा 1 वोल्ट। तो 152 का आंसर कह देगा 1 वोल्ट, दैट इज चार्ली। आइए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 153। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमडी कैट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है और इट मे बी पॉसिबल ये रिपीट हो जाए। हमारे पास वी हैव गॉट 3 रेजिस्टेंसेज एंड ईच ऑफ 6 ओम, दे आर प्लेस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अब हमें ये नहीं पता चल रहा ये सीरीज में या पैरेलल में है, तो कह रहा है 2 पॉइंट्स मार्क्ड हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। चलें इस सर्किट को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। ये सर्किट मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इस सर्किट को थोड़ी देर के लिए भूलता हूँ, और अगर सपोज करें ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती तो क्या ये फैशन में ना होती, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और अगर ये पैरेलल में होती तो पॉइंट ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किया जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, R डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे सपोज करें ये पैरेलल में है, आइए देखते हैं फिर क्या होता। फिर यहाँ पे R डिवाइडेड बाय N होता, R हमारे पास 6 ओम है और 3 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 2 ओम हो जाता है। और मजे की बात ये कि यहाँ पर आंसर डेल्टा मैंने 2 ओम ही मार्क किया हुआ है। अब आप उससे एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर यहाँ पर तो आपने एक शॉर्टकट, ये एक सिंपल सा सर्किट पैरेलल ड्रॉ कर लिया, जबकि ये जो सर्किट हमें जो पेपर में दिया गया इट इज प्रोवाइडेड ओवर है, और ये जाहिरी तौर पर तो पैरेलल लग ही नहीं रहा। आइए देखते हैं, ये सर्किट बेसिकली पैरेलल ही है, कैसे, लेट्स सी। देखिए इस सर्किट के पैरेलल होने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत सिंपल वे में आप सामने प्रेजेंट करूं ताकि तमाम स्टूडेंट्स को सही तरह समझ आ जाए। देखिए जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती हैं तो हमें कैसे पता चलता है, देखिए इसको मैं कह देता हूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 का एक एंड, नंबर 2 का एक एंड और नंबर 3 का एक एंड पॉइंट ए से कनेक्टेड है। बोले ऐसे ही है, ठीक हो गया। अब जरा ऊपर आइए, देखिए ये पॉइंट ए है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये एक सिंपल वायर है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट ए को बेसिकली कनेक्ट किया गया यहां पर, इसका मतलब मैं इसको भी पॉइंट ए कह सकता हूं। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कह दूं तो क्या नंबर 1 का एक एंड पॉइंट ए से कनेक्टेड है? बिल्कुल। क्या 3 का ए से कनेक्टेड है इस तरह से? बिल्कुल। और 2 का भी कनेक्टेड है, इसका मतलब यहां पर 1, 2 और 3 तीनों रेजिस्टेंसेस का एक एंड पॉइंट ए से कनेक्टेड है। और अब आपको समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट मैं क्या करने जा रहा हूं। ये पॉइंट बी है तो ऑटोमेटिकली इस वायर के थ्रू ये कनेक्शन ये पॉइंट बी बन जाता है, और इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि थर्ड का ये पॉइंट बी से कनेक्शन है, तो इसी तरह R1 यानी 1 और 2 का भी पॉइंट बी से कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये जाहिरी तौर पर हमें बड़ा अजीबो गरीब कॉम्प्लेक्स सर्किट नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। तो ये बहुत आसान था, तो आई होप आपको इसको करने में बड़ा मजा आया होगा। मैंने इसको आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंपल एक पैरेलल सर्किट है, इट कैन कम इन द पेपर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 154। The direction of the current in a straight conductor is into the paper. What will be the direction of the magnetic field in its surrounding? अभी क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकता है, बार लिए क्वेश्चन आसान है। देखिएगा, सपोज करें ये वो स्ट्रेट कंडक्टर है जिसको मैं अपर व्यू देख रहा हूँ, सामने ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे इसका ये सर्कल ही नजर आएगा। करंट इनटू द पेपर है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं इनटू द पेपर के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए हमारे पास 14 चैप्टर के पहले पेज पर ही राइट हैंड रूल है। स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मालूम करते हैं? होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ही आप थंब को करंट की तरफ लेके जाएंगे तो कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब आप देख सकते हैं कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा, इट इज क्लॉकवाइज। लेकिन यही सवाल बहुत डेंजरस भी हो सकता, कैसे? अगर वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का वर्ड यूज कर ले। तो याद रखिएगा,
आपने करना क्या है, फिर आप, ये तो कन्वेंशनल के लिए था, अगर इलेक्ट्रॉनिक के लिए होगा तो फिर आंसर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो आपने करना ही है, इसकी टेक्निक ये होती है कि आप बिल्कुल कन्वेंशनल का ही आंसर पहले निकालेंगे लेकिन सिलेक्ट ऑपोजिट को करेंगे। तो आई होप ये भी आपने काफी एंजॉय किया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन कम इन द पेपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, इफ यू गिव अ डायरेक्ट करंट टू द ट्रांसफार्मर्स प्राइमरी कॉइल। लें जी, क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही हुआ और खत्म हो गया। कैसे? क्योंकि देखिए याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि वो प्राइमरी के चेंज होते हुए फ्लक्स को कोर के थ्रू लिंक करता है सेकेंडरी के साथ, और उसके लिए करंट का वेरी करना बहुत जरूरी है। ऑल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए तभी फ्लक्स चेंज होगा। जब आप डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो अल्टीमेटली साफ सी बात है उसकी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज नहीं होता। और अगर फ्लक्स चेंज ना हो तो फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत आसान ये क्वेश्चन क्या हो गया, बीटा इसका जवाब होगा। नो ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी वन। तो क्वेश्चन 155 का आंसर बीटा, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिकॉज चेंज इन फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। अपने प्रीवियस तो एफएलपीज में भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ट्रांसफार्मर के हवाले से आपको विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला आंसर्स तक लेकर जाने का शॉर्टकट सिखा सकूं। तो आइए इस क्वेश्चन में भी मैं ऐसी ही कुछ कोशिश करूंगा। अ स्टेप अप आइडियल ट्रांसफार्मर हैज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ने जी पहली दफा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का नाम लिया गया है। तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बेसिकली क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बेसिकली टर्न्स रेशियो होती है, और ये वो रेशियो है जिससे रेशियो से ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कहा जाए तो ट्रांसफॉर्म करता है। तो अगर ये 2 है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फिर मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी आर डबल ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के डबल है, मैं ऑलरेडी आपको शॉर्टकट बता चुका हूं। इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, क्या करेगा ये, अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए हैं तो वोल्टेज को भी डबल कर देगा। तो वोल्टेज आपके पास जो सेकेंडरी की होगी वो डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो प्राइमरी की वोल्टेज आपको जो प्रोवाइड की गई थी इट वाज 100 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं आंसर में 200 वोल्ट वाला हमारा आंसर होगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखिएगा पावर हमेशा कांस्टेंट होती है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पावर अगर सेम है तो करंट और वोल्टेज आपस में इन्वर्स होंगे, जिससे शॉर्टकट हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज डबल हो रही है तो करंट हाफ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं करंट सेकेंडरी का हाफ हो जाएगा, और प्राइमरी का करंट जो आपको प्रोवाइड किया गया था इट वाज 2 एम्पेयर, और ये कम होकर 1 एम्पेयर रह गया। तो मैंने एक शॉर्टकट के थ्रू आपको विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग एनीथिंग, आप आसानी से ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये टेक्निक अब तक सीख ली होगी। ओके, मैंने फर्स्ट एफएलपी, सेकंड एफएलपी और ये थर्ड एफएलपी है जब मैंने ये टेक्निक बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। एक बहुत ही आसान सवाल। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन ब्रिज सर्किट द नंबर ऑफ डायोड्स 4 होते हैं। तो इसका मतलब इस पे तो मैं कोई बहस करना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप जबकि एनर्जी E से, प्लैंक्स कांस्टेंट H से, स्पीड ऑफ लाइट C से, फ्रीक्वेंसी F से और लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए सारे के सारे रिलेशन में से पहले बीटा को देखें। E इज इक्वल टू HF हम सब जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट जो हमारे मैक्स प्लैंक्स थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी, उस पर फोटोन के हवाले से जो बात की गई है कि उसकी एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू HF। तो बीटा तो बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमने सही रिलेशन निकालना वो तो बीटा मौजूद है। अगर बाकी तमाम में हम देखें तो कहीं बोथ या ऑल नहीं है, इसका मतलब बाकी सारे के सारे यकीनन क्या होंगे, गलत होंगे। हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, तो बाकी सही नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर बीटा हो गया। तो ये ज़रूरी, ये भी बहुत टेक्निक अच्छी है कि एंट्री टेस्ट में कामयाब वो बच्चा आसानी से हो सकता है जो थोड़ा सा शार्प हो। यानी हमने चीज़ों को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेना। अगर बोथ की ऑप्शन नहीं दी हुई ऑल, तो हम बाकी सारी ऑप्शन पर अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सही ऑप्शन मालूम हो गई है, नज़र आ रही है, क्लियर फिंगर टिप्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 159। विच ऑफ दी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइमन सीरीज होती है, इट लाइज इन द
अल्ट्रा वायलेट रीजन, तो हमारे पास जवाब क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा बामर विजिबल में लाई करती है और उससे नीचे वाली जो सारी हैं वो उससे बिलो लाई करती है, इंफ्रारेड में और इनविजिबल में। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, डेल्टा 159 का। आइए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। आफ्टर अल्फा एमिशन फ्रॉम, हमें दिया है रैंडम दैट इज 22688, द डॉटर न्यूक्लियस विल बी, डॉटर न्यूक्लियस क्या होगा, देखें अल्फा डिके में हीलियम पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आता है, तो इसका मतलब ये कि एटॉमिक मास में से 4 माइनस होगा और चार्ज में से 2 माइनस होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आई विल डू, डेल्टा इसका आंसर होगा। कैसे, अल्फा डिके में हमारे पास जो भी पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसमें से चूंकि हीलियम न्यूक्लियस बाहर आता है तो एटॉमिक मास में से 4 माइनस होगा और एटॉमिक चार्ज नंबर में से 2 माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ रेनॉन के लिए तो हम देख सकते हैं 226 में से 4 गया, 88 में से 2 गया तो 222 86, तो वो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो डेल्टा ही बनती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आसान था। अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, इन रिपल टाइम 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स दिस इज फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड है, तो ये मुझे फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज मालूम होगी, वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है। हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लेमडा, एफ की जगह 40 आ गया, लेमडा की जगह मैंने 5 लिखा, लेकिन चूंकि सेंटी है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सेंटी को हमेशा 10⁻² लिखा जाता है और मैं हमेशा उसको नीचे ले जाके 100 की शक्ल में लिख देता हूँ आसानी के लिए। 100 मैंने लिखा, ये 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 5 4 20 और नीचे 10 है तो अल्टीमेटली 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन 161 का हमारे पास आंसर क्या आ गया, डेल्टा दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, ट्रफ ऑफ अ वेव एक्ट्स एज। स्टूडेंट्स अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नम्स का जब टेस्ट आया था तो नम्स के टेस्ट में भी ये सवाल आ चुका है और अगर हम देखें तो जो सिलेबस अभी अपडेट किया गया नेशनल एमडी कैट का, उसमें हमें जो रेफरेंस क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल क्वेश्चंस, उनमें भी ये क्वेश्चन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो सकता है। मैं दोनों चीज़ों से आपको कोशिश करता हूँ आपको समझ आ जाए। तो क्रेस्ट ऑफ अ वेव किस चीज़ के तौर पे एक्ट कर रहा था, वैसे लेंजेस का चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है मगर ये इन दैट सेंस हम इसको ले सकते हैं। बेसिकली ये रिपल टैंक का क्वेश्चन एक बनता है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा, दैट इज कॉनकेव लेंस। कैसे, हमारे पास ये है क्रेस्ट और ये है ट्रफ, ट्रफ ऑफ अ वेव एक्स एस, तो आप देख सकते हैं ये ट्रफ है। अब अगर लाइट यहां से आती है, लाइट फॉल करती है, तो ये जो आपको इस तरह से नजर आ रहा है, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करूं और ये लाइट आ रही हो तो ये दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं। इसका मतलब ये क्रेस्ट इज आइडेंटिकल टू द कॉन्वेक्स लेंस। और इसी तरह से मैं एनालाइज कर सकता हूं कि ट्रफ जो है अगर यहां से लाइट आ रही है तो उसको ये वाला पोर्शन फेस करना पड़ेगा और ये वाला पोर्शन इससे मिलता जुलता है। अगर ये लाइट आ रही है तो ये हमारे पास कौन सा लेंस है, दैट इज कॉनकेव लेंस। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 162 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम होपिंग कि ये क्वेश्चन हमें इंशाल्लाह पेपर में नेशनल एमडी कैट में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोनों तरह से आ सकता है, अगर वो क्रेस्ट की बात कर ले तो आप उसको कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे और अगर वो ट्रफ की बात करे तो फिर आप उसको कॉनकेव लेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 163, इन अ सर्टेन प्रोसेस, कोई प्रोसेस है, 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो बहुत आसान सवाल हो गया। जवाब इसका क्या होगा, 250 जूल। कैसे, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे, द हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम पार्टली अपीयर्स एज चेंज इन इंटरनली प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो बिल्कुल कंडीशन यही है, इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए मैं वर्क को ले जाऊंगा, वर्क जाके माइनस हो जाएगा। आई सिंपली पुट डाउन द वैल्यूज, मैं वैल्यूज को प्लेस करूंगा, 400 में से 150 जाएगा तो मेरे पास जवाब क्या देगा, 250 जूल। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बीटा 250 जूल।
एक आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। टू पॉजिटिव इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड 2 मीटर अपार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो पॉजिटिव लेकिन इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, इनका डिस्टेंस 2 मीटर है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ड्यू टू दीज टू चार्जेस विल बी। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक यूज करता हूं। अगर आपको याद हो तो हमारी बुक में एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों की चार्जेस अगर सेम है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये सपोज करता हूँ ये +10 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं इनके सेंटर में हमारे पास 0 वोल्ट होगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव में होगा इंक्रीज, और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में इंक्रीज होगा। तो सेंटर में पोटेंशियल 0 कैसे आता है, याद रखिएगा दोनों के पोटेंशियल्स को यहाँ पे जमा किया जाता है। अब पोटेंशियल होता है Q/R, एक का पॉजिटिव होगा और चूंकि दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, -KQ/R, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए 0 आ गया। लेकिन हमारे इस केस में पर्टिकुलरली अगर हम इस केस की बात करें तो याद रखिएगा यहां पर दोनों के दोनों चार्जेस सेम है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब मैं सेंटर में इनका पोटेंशियल वैसे ही ऐड करूंगा तो अब वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, वो डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इसका मतलब 164 का हमारे पास आंसर क्या बना, क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर हमारे पास अल्फा एडेड टू द डबल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आमतौर पे स्टूडेंट्स में मिस्टेक कर जाते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 165। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू। देखिए हम ऑलरेडी देख के आए हैं कि F होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो अगर मैं डेल्टा T को उधर ले जाऊं तो फोर्स इनटू टाइम जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जिसको इंपल्स भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जवाब हमारे पास बीटा होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम F इंटू टी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है, इसको इंपल्स भी कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन 165 का आंसर बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 हो गया। इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन के हवाले से क्वेश्चन है। 70 ग्राम बॉल traveling at the speed of 9 meter per second to the right collides with another ball of 140 grams which is initially at rest। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जरा मैसेज देखिएगा, पहले का मास 70 ग्राम है, दूसरे का 140। इसका मतलब पहले का मास अगर m है तो दूसरे का उसका डबल है 2m है, तो यहाँ पे मैं m और 2m ही यूज करूंगा आसानी के लिए। फर्स्ट की स्पीड जो है बिफोर द इम्पैक्ट इट वॉज 9 मीटर पर सेकेंड और दूसरा जो था वो स्टेशनरी था। देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कुलियन। आइए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट मास है, ये सेकंड मास है, क्योंकि ये रुका हुआ है इसकी वेलोसिटी 0 होगी और ये मूव कर 9 मीटर पर सेकंड। इम्पैक्ट के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास जो है वो सेकंड वाले का मास पहले वाले का डबल है। अब इम्पैक्ट के बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारी बुक में दिया हुआ है, मैंने ये फॉर्मूला सिंपल यूज किया। आप देख सकते हैं चूंकि V2 0 है तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर m1 की जगह मैंने m पुट किया, m2 की जगह 2m और नीचे भी इस तरह से m - 2m मेरे पास आ गया -m। v1 वेलोसिटी मैंने ऐसे लिखी, m + 2m 3m हो गया, m से कैंसिल आउट हो गया, तो -v1/3 और v1 9 है तो 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो जवाब क्या आया -3 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा ऑप्शन में -3 मीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। V2 प्राइम के लिए मैं फिर वही फॉर्मूला यूज करूंगा, हमारी बुक में दिया हुआ है। यहां पर V2 चूंकि 0 है तो ये पूरा का पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये फैक्टर में जब मैं सारी वैल्यूज प्लेस करूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 166 का डेल्टा। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में क्यों आते हैं, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करने पड़े, आपका टाइम कंज्यूम होता है, टाइम जितना ज़्यादा लगता है प्रेशर डेवलप होता है। तो स्टूडेंट्स आपने प्रेशर में नहीं आना, क्योंकि जब हमारा इंशाअल्लाह कैलकुलेशन सही होगी, आंसर सही होगा, तो अल्टीमेटली वी आर गेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और नेगेटिव मार्किंग वैसे भी खत्म हो चुकी है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 167। एक बहुत आसान सवाल, अ फोर्स ऑफ फोर्स हमें दी गई है, दैट इज 4I + 6J न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू 8I + 4J मीटर, द वर्क डन विल बी। देखिए सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हमने करना क्या है, इसका जवाब 56 जूल कैसे आएगा, वर्क होता है F.D, डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा I.I और J.J ही बचेंगे। 8 4 32 और 6 4 24 ऐड करेंगे 56 जूल।
तो 167 का आंसर अल्फा दैट इज 56 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द लाइट, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी, एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो की वर्ड है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, विच वन विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसका जवाब क्या होगा, हैवी बॉडी। क्यों? देखिए एनर्जी दोनों की सेम है, मैं इसको ई कह सकता हूं। मोमेंटम का रिलेशन याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, P इज इक्वल टू √2 mE। चूंकि यहां पे सेम रहेगा तो याद रखिएगा मोमेंटम फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मैस के साथ। तो जिसका मैस बड़ा उसका मोमेंटम बड़ा, और जिसका मैस कम उसका मोमेंटम कम। सो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच टू द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच। तो बहुत ही आसान है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक मिनट में जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है, मतलब जब सेकंड जो है, अगर सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, दे आर 60 सेकंड्स। तो इसका मतलब रेशियो भी हमेशा क्या रहेगी, 1:60। तो इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 1:60 इज द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170, हमारा अगला सवाल, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बहुत आसान सवाल, हमें वोल्टेज और कैपेसिटेंस दे दी, एनर्जी पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², व्हाट आई विल डू, हाफ ऐसे रहेगा, मैं C की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू प्लेस करूंगा, वोल्टेज 10 थी, स्क्वायर किया से 10⁻²2 आ गया, हमारे पास 2 1 2 2 5 10 आ गया, ये 5 ऐसे रहेगा, -6 में से जब +2 जाएगा तो -4 आ जाएगा। अब इस -4 में से अगर पॉइंट मैं -1 यहाँ यूज करूँ, इसको 0.5 लिखा जा सकता है, पीछे रह गया 10⁻³ जिसको मिली लिखा जा सकता है, तो आंसर क्या गया 0.5 मिली जूल। तो क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर आ गया अल्फा 0.5 मिली जूल। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज। याद रखिएगा ये वो लर्निंग आउटकम्स हैं, जब नेशनल MDCAT अपना सिलेबस अभी रिसेंटली जब अपडेट किया तो उसमें हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ और सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ भी कह सकते हैं, या सिंपल कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ड्यू टू सिंगल प्लेट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली पैरेलल प्लेट्स। ये हमारे सिलेबस में एंटर हो चुकी है, तो हमने इसको करना है। इसी हवाले से ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज। तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, अगर वो थोड़ी सी ट्रिक यूज करे और वो सिमिलर प्लेट्स कह दे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो याद रखिएगा उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों के दरमियान 0 होगी। और अगर वो सिंगल शीट की बात करें तो याद रखिएगा सिंगल शीट की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है इट इज हाफ ड्यू टू डबल। तो इसका मतलब वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर क्या हो गया, अल्फा। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपसे शेयर करूं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, टू इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज सेम है, दोनों को सेम वोल्टेज के लिए रेट किया गया। V यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा और दोनों की पावर दी गई 100 वाट एंड 25 वाट। इफ द रेजिस्टेंसेज आर R1 और R2, यहाँ पे स्मॉलर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, जो भी लिखा है कोई इशू नहीं है, रिस्पेक्टिवली। देन तो हमारे पास कौन सा आंसर सही होगा, तो चार्ली हमारे पास इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा जरा गौर से देखिएगा। पावर का फॉर्मूला अब जो मैं यूज करूंगा वो होगा V²/R, क्योंकि मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेफरेंस दिया गया। वोल्टेज चूंकि सेम है, वोल्टेज साइलेंट होगी, इसका मतलब पावर और रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, which means that जो इंडिपेंडेंट पावर है P1/P2 दे मस्ट बी इक्वल टू R2/R1। तो यहाँ पे R2/R1 में निकालूं तो पावर पुट की 100/25, 25 1 25 और 25 4 तो हमारे पास आंसर कह देगा 4 टाइम्स R1, क्योंकि R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1, R2 इज इक्वल टू R1 जाके मल्टीप्लाई रहेगा 4 टाइम्स R1। तो 172 का आंसर क्या हो गया, चार्ली R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 173। बहुत ही आसान सवाल, मैं ऑलरेडी आज के FLP में ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। 10 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज एंड देयर प्लेस इन पैरेलल।
और हर एक की वैल्यू 1 ओम है, तो इफेक्टिव क्या होगी? तो याद रखिएगा इसमें हमारे पास इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाय N। R 1 ओम है, टोटल 10 है, तो 0.1 ओम आंसर आ जाएगा। 173 का आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स, अपने पहले वाले दोनों एफएलपीज में मैं आपको टेक्निक सिखा चुका हूं कि हाफ ऑफ मैक्सिमम का जब भी वर्ड बोला जाएगा तो आपने ये देखना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रही है। अब आप सब जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और साइन किसके लिए हाफ देता है? बिल्कुल सही, मैं बता चुका हूं, दैट इज ऑलरेडी 30 के लिए। इसका मतलब सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हाफ ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के तब होती है जब साइन 30 होता है, तभी हाफ आ सकता है। तो 174 का आंसर क्या हो गया? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। विच क्वांटिटी इज डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको डिक्रीज करता है? बड़ी कॉमन सेंस की बात है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ये तो एक रुख हो गया। ये भी पूछा जा सकता था कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? पावर कांस्टेंट रहती है। कौन सी चीज इंक्रीज हो जाती है? करंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपके लिए लिख ली। जवाब तो बीटा ही होगा क्योंकि उसने कम होने वाली चीज का पूछा था, वोल्टेज है। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा पावर हमेशा सेम रहेगी, वोल्टेज डिक्रीज करेगी और करंट इंक्रीज करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ आपको देगी 8 मीटर, मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। व्हेन स्पीड भी आपको दे देगी। व्हेन द कंडक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा भी आपको दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? सिंपल फॉर्मूला यूज होगा। जवाब इसका आएगा 32 वोल्ट। कैसे आएगा? फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास, E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। V की वैल्यू, B की वैल्यू, L की वैल्यू और साइन ऑफ 30 हाफ होता है। ये सारी वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आप देख सकते हैं 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। आंसर 176 का बीटा 32 आंसर आ जाएगा। आसान सवाल था, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 177। इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हेन डायोड ऑपरेट्स इन कंडक्टिंग मोड इट्स रेजिस्टेंस, हम सब जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिंगल डायोड यूज होता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा डायोड जब कंडक्ट कर रहा होता है तो उसका मतलब वो फॉरवर्ड बाइस होता है। और फॉरवर्ड बाइस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, दैट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग द डायोड ओनली ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ फ्यू ओम्स, जबकि रिवर्स बाइस होगा तो मेगा ओम्स में होगा। इट विल एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, वो गुजरने नहीं देगा। तो इसका मतलब बेस्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? बीटा अ फ्यू ओम्स, बिकॉज इट इज फॉरवर्ड बाइस। क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 एक और बहुत आसान सवाल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करती है विच नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है, आमतौर पे माइक्रोस्कोप जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है जिसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसके अंदर हम लेंजेस को यूज करते हैं और लाइट आती है और लाइट की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। जबकि हम ये बात जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस पार्टिकल भी वेव के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो इस चीज के को बेस करते हुए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है? वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करती है और इलेक्ट्रॉन बीम वहां पर एज अ वेव, एज अ लाइट एक्ट कर रही होती है। तो इसका मतलब कौन सी नेचर यूज हो रही है? दैट इज अल्फा वेव नेचर। तो बड़ा अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की 179। द फिनोमेना ऑफ द रेडियोएक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद, एक बात याद रखिएगा, radioactivity is purely a nuclear phenomena. It has nothing to do with the rest of the atom. उसका एटम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो चूंकि प्योरली न्यूक्लियर है तो इसका मतलब न्यूक्लियर डिके होगा। अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान। लास्ट क्वेश्चन एक और बहुत आसान, जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियोथेरेपी विद, तो हम सब जानते हैं गामा रेज होती हैं फ्रॉम किससे? कोबाल्ट 60 से, इज ऑफन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट भी बन जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्चुअल तो बहुत होते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन बाज़ का चीज़ों को याद नहीं कर पाते। तो MD कैट में याद रखिएगा लाइंस भी आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।